ओके देन विजुअल स्टूडियो जो है हम डिज़ाइंगो के लिए विजुअल स्टूडियो कोड का ही यूज करेंगे और इसके अंदर कुछ बेनिफिट्स जो हमको मिल जाते हैं वो थोड़ा हमारे काम को आसान कर देते हैं, इसीलिए हम यूज करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड का। और अभी रिसेंटली प्रीवियस वीक ही विजुअल स्टूडियो ने एक नया एक्सटेंशन लॉन्च किया है। तो पहले हम ओवरऑल पहले विजुअल स्टूडियो को समझ लेते हैं कि हम ज़ेंगो के लिए विजुअल स्टूडियो का जो यूज करेंगे इसके अंदर और क्या-क्या फीचर्स मिलते हैं। तो जब हम विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करते हैं तो जैसे अगर हम पुराना स्टार्ट कर रहे हैं तब तो नॉर्मल हमारी फाइल्स ओपन हो जाती है, अदरवाइज हमको जो सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट मिलता है अगर हम नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से मिलता है। तो इसमें अगर हमारा पाइथन जो हम अलग से इंस्टॉल करते हैं exe फाइल, पाइथन इंस्टॉल करने के बाद में उसको हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के साथ कनेक्ट करना होता है। उसके लिए सबसे पहला वर्क होता है कि जो ये राइट साइड में कस्टमाइज दिख रहा है यहाँ पर टूल्स एंड लैंग्वेजेस का सेक्शन है। यहाँ पर ये पाइथन जो दिख रहा है इसको क्लिक करते ही पाइथन का एक्सटेंशन जो है वो यहाँ पर ओपन हो जाता है राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे। इसके लिए हमें ऑनलाइन होना ज़रूरी है क्योंकि ये जो हमको एक्सटेंशन मिलता है ये ऑनलाइन ही मिलता है। तो इसमें आने को नीचे बहुत सारे सजेशन आ रहे हैं लेकिन हमारा जो फोकस है वो है इस पाइथन पे। ये एक एक्सटेंशन है जो क्या करता है कि पाइथन लैंग्वेज को हमारे VS कोड के साथ कनेक्ट कर देता है। मेरे केस में मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है, लेकिन अगर तुम्हारे केस में नहीं है तो तुमको ये पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के साथ में होगा क्या, अगर नीचे की तरफ गौर करो तो यहाँ पर एक मास्टर का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर क्या है, एरर और वार्निंग का नोटिफिकेशन है। तो जैसे ही इसको इंस्टॉल कर लोगे ये क्या करेगा, अगर हमारे सिस्टम में पाइथन पड़ा हुआ है पहले से तो ये लेफ्ट कॉर्नर यहीं पर पाइथन हमको फेच करके दे देगा। जैसे अभी के केस में पाइथन तो मेरे सिस्टम में पड़ा है, पाइथन सिस्टम में पड़ा हुआ है और जो ये पाइथन का एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है ये भी मेरे सिस्टम में पड़ा हुआ है। तो होता क्या है कि जैसे ही मैं इसमें अभी एक नई फाइल क्रिएट करूँ, ओके जस्ट मिनट। तो VS कोड के साथ में करना क्या है, ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के साथ में ही जैसे ही मैं एक अपनी फाइल बनाऊंगा डॉट पाई से, ये तुरंत क्या करेगा, उसको कनेक्ट कर देगा मेरे VS कोड एडिटर के साथ में। ये पता कैसे चलेगा हमको, इस लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर पाइथन का जो भी वर्जन मेरे सिस्टम में पड़ा होगा वो यहाँ पर मुझे दिखने लगेगा, जो कि ये इंडिकेशन में दिखा रहा है कि कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर में जहाँ पर ये सेटिंग का आइकन है इसके जस्ट नीचे मुझे यहाँ पर पाइथन का वर्जन मेरा मिल जाएगा। बाकी इसके जो अलग से फीचर्स हैं वो भी हम देखेंगे। तो पहले ऐसे ही एक नॉर्मल फाइल बनाते हैं demo.py करके। तो इसके लिए करना क्या होता है, यहाँ पर हमें 5-6 चीज़ें दिख रही हैं। बाय डिफ़ॉल्ट के केस में ये 4 चीज़ें हमको यहाँ पर मिलती है, 5 चीज़ें। इसमें से जो ये सबसे पहले वाला ऑप्शन है यही है हमारा एक्सप्लोरर का ऑप्शन। हमें कोई भी फ़ोल्डर अगर हम फेच करके यहाँ पर ले आए हैं, जैसे मेरे केस में मैंने एक डिज़ाइंगो ट्रेनिंग नाम से फ़ोल्डर बनाया है। इस फ़ोल्डर के अंदर मैं यहाँ से सीधे नई फाइल भी क्रिएट कर सकता हूँ या नया फ़ोल्डर भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो अभी के लिए केवल हम एक फाइल क्रिएट करेंगे ताकि जो पाइथन एक्सटेंशन है वो यहाँ पर आ जाए। तो demo.py नाम से, या डेमो नहीं, introduction.py नाम से एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ मैं। फाइल क्रिएट करने के साथ में नोटिस करोगे कि यहाँ पे एक्टिवेशन एक्सटेंशन स्टार्ट हो गया है। एक्टिवेशन एक्सटेंशन स्टार्ट होने के थोड़ी देर बाद अभी क्या होगा, यहाँ पर पाइथन जो भी वर्जन मेरे सिस्टम में पड़ा हुआ है वो शो होने लगेगा। तो वो जब तक होता है तब तक हम बाकी बातें यहाँ पर करते हैं। दूसरा ऑप्शन जो हमें यहाँ पे मिलता है ये तो सर्च के लिए है कि हम फाइल में कोई भी चीज़ सर्च करना चाहते हैं पूरे प्रोजेक्ट के अंदर या करेंट फाइल के अंदर। इसके अलावा ये गिटहब के लिए होता है जो अभी हमारा काम नहीं है। इसके बाद में ये डिबग के लिए है। डिबग का हमें हमेशा यूज पड़ता रहेगा। इस डिबग से हम कोड के अंदर अगर कहीं किसी लेवल पे किसी लाइन में एरर आ रहा है तो हम पर्टिकुलर उस लाइन को टारगेट करके
उसी पर कंसंट्रेट करेंगे और उसमें कोई एरर आ रहा है तो उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो लास्ट वाला है, लास्ट से फर्स्ट वाला, ये है एक्सटेंशन। जब भी कभी हम नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो सिस्टम रीस्टार्ट मांगता है। वैसे ही विजुअल स्टूडियो कोड जो है, इस केस में इसके अंदर बहुत सारे एक्सटेंशन और बहुत सारी फाइलें बैकएंड में चल रही है। तो जब हम नया एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं तो ये ज़्यादातर टाइम अगर वो बड़ा एक्सटेंशन होता है तो रीस्टार्ट करने के लिए कहता है। तो रीस्टार्ट करने के साथ में ये एक्टिवेट हो जाएगा और तुरंत ही जैसे हम एक नई फाइल बनाएंगे, जैसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन डॉट पाई बना लिया, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक नीचे एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाएगा और थोड़ी देर बाद वो, कभी कभार 1 मिनट ले लेता है या 2 मिनट, वो इसके बाद में हमारी जो भी अभी करंट की पाइथन की exe फाइल पड़ी होगी, जो भी वर्जन होगा वो फेच करके लाकर यहाँ पर हमें दे देता है। इसके अलावा इस एक्सटेंशन के पाइथन एक्सटेंशन वाला जो केस है, ये पाइथन एक्सटेंशन के थ्रू बस ये सिंपल एक सिंगल स्टेप है कि ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद में कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है कि हमको रिस्टार्ट करना पड़ता है विजुअल स्टूडियो कोड। रिस्टार्ट करने के साथ में ही जैसे ही हम एक इंट्रोडक्शन या किसी भी की डॉट पाई नाम से फाइल बनाते हैं, वो तुरंत पाइथन को फेच कर लेता है। बस यही इसका काम है कि हमारा विजुअल स्टूडियो कोड हमारे पाइथन exe फाइल से जॉइंट हो जाए। इतना करने भर से ये जॉइंट हो जाता है। उसके अलावा एक्सटेंशन में बहुत सारे अलग अलग एक्सटेंशंस आते हैं, जो टाइमली खुद ब खुद विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो सजेशन देता रहता है कि किस तरीके का हम कोड कर रहे हैं और उसके लिए कौन सा बेस्ट सूटेबल एक्सटेंशन है। इस एक्सटेंशन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हम मोबाइल में हमारा प्ले स्टोर होता है, वैसा ही कुछ काम यहाँ पर ये भी करता है कि अलग अलग चीज़ के लिए हमें अलग अलग एक्सटेंशंस मिल जाते हैं। इस एक्सटेंशन के अलावा कुछ और इसकी खासियत जो है वो भी हम देख लेते हैं। इसके अंदर जो नीचे ये सेटिंग दिख रहा है, इसके अंदर सबसे पहली चीज़ हमको मिलती है कमांड प्लेट। कमांड प्लेट पे क्लिक करने पे हमको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है, और ये ऑप्शन क्या करेगा कि ये कमांड प्लेट वाला ऑप्शन, इस ऑप्शन के थ्रू बहुत सारे इजी टू यूज कमांड होते हैं जो हम कर सकते हैं। बहुत सारे आते हैं, अलग अलग कई सारे हैं। तो इसको जब हम धीरे धीरे देखना चालू करेंगे तो धीरे धीरे यूज करना चालू करेंगे। जैसे अभी के केस में मैं इसका यूज करता हूँ गिटहब के लिए, कि गिटहब पे कोड्स वगैरह अपडेट करके उसको देना रहता है, तो मैं यहाँ से यूज करता हूँ। अदरवाइज इसके अलावा यहाँ पर डेटाबेस से रिलेटेड भी है, जैसे मैंने सिस्टम में एसक्यूलाइट रखा हुआ है तो उसके भी कमांड यहाँ पे मिल जाते हैं। तो डायरेक्ट यानी जैसे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट होता है, हम उसके थ्रू कुछ कमांड देते हैं, वैसे ही यहाँ से बहुत सारे कमांड्स हैं जिनको हम आसानी के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी शुरुआत में इसकी ज़रूरत उतनी पड़ने वाली नहीं है। जो कुछ ज़रूरत की चीज़ पड़ेगी वो है ये सेटिंग। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल कॉमा। सेटिंग के अंदर जैसे फॉन्ट को यहाँ पर हम छोटा बड़ा करना चाहें, जो हम कोड लिख रहे हैं उसके फॉन्ट को छोटा बड़ा करना चाहें, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ये फॉन्ट साइज मिल जाता है। जैसे मैंने मेरे केस में फॉन्ट साइज 28 ले रखा है ताकि स्क्रीन पे सही से दिखे। जितना बड़ा रहेगा उतना अच्छा दिखेगा। उसके अलावा यहाँ पर हर एक तरीके के अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। टेक्स्ट एडिटर के अलग से इतने सारे ऑप्शंस हैं कि कर्सर का, फाइंड का, फॉन्ट के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए। तो इनको जाकर एक बार भले देख लो, लेकिन छेड़ना मत ज़्यादा। छेड़ने से क्या होगा, इन केस अगर कोई सेटिंग इधर उधर हो जाती है तो कभी कभार प्रॉब्लम हो जाती है। वर्क बेंच के लिए अलग से है। विंडोज़ के अलग से इसके अंदर कमांड मिलता है कि न्यू विंडो अगर ओपन करना है तो उसके लिए यहाँ पर ये कई सारे हमको कमांड मिल रहे हैं। कुछ फीचर्स इसके जो नया ऐड होते रहते हैं वो सब इसके अंदर है। जैसे सर्च के लिए है, एक्सप्लोरर जो ये हमको मिलता है कि एक्सप्लोरर के कुछ फंक्शन हम इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमको यहाँ पर मिलती है कि जैसे अपडेट अगर करना है, अपडेट को हमें रोकना है कि ऑटोमेटिक अपडेट ना हो, उस तरीके के। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ऑप्शंस हैं, अलग अलग ऑप्शंस हैं। एक बार थोड़ा बहुत देख लो, बट ज़्यादा चेंजेस में मत लगना इसके। इसके अलावा
ऑनलाइन सर्वर सेटिंग हमको अभी नहीं देखनी है। एक्सटेंशन हमने देख लिया है, जो एक्सटेंशन हम यहाँ से ओपन कर रहे थे उसी का शॉर्टकट ये भी है। कीबोर्ड शॉर्टकट, कीबोर्ड शॉर्टकट अगर सेट करना चाहते हो कि कुछ क्या कहते हैं वीएस कोड का यूज कर रहे हो, हालांकि ज़्यादातर जब कुछ दिन पुराने हो जाओगे विजुअल स्टूडियो कोड यूज करोगे तो कई सारे शॉर्ट कोड तुम्हें खुद ब खुद याद होने चालू हो जाएंगे। अदरवाइज यहाँ पर जितने भी शॉर्ट कोड हैं उसकी पूरी की पूरी लिस्ट हमको मिल जाती है। तो वो भी कहाँ से मिल रही है, यहीं से मिल जा रही है। इसके अलावा की मैप्स, की मैप्स क्या है, जो हमको और अलग से छोटे छोटे वो मिल जाते हैं, क्या कहते हैं एक्सटेंशन के थ्रू, कमांड के थ्रू हम सेट कर सकते हैं। तो इस पे भी अभी हमें जोर नहीं देना है। इसके अलावा इसमें हमें कलर थीम मिलता है कि हम कोड कर रहे हैं तो कोड के कलर का तरीका क्या रखना है। जैसे हम यहाँ पर थोड़ा सा कोड लिखते हैं पहले कि हमने यहाँ पर एक सिंगल लाइन कमेंट लिखा और सिंगल लाइन कमेंट में हमने लिख दिया हेलो डिजाइंगो ट्रेनिंग, और एक हमने लिख दिया मल्टी लाइन कमेंट, दिस इज डिजाइंगो क्लास। इसके अलावा यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रिंट मेथड को हेलो पाइथन। अब ये एक कलर दिख रहा है, जो कलर हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा कुछ कंडीशन भी अगर हम लिखना चाहें कि इफ 5 इज ग्रेटर देन 2 देन प्रिंट हेलो कंडीशन। तो ये क्या है, ये एक कलर दिख रहा है कि ठीक है जो भी प्री डिफाइंड कीवर्ड है वो हमको पिंक कलर में दिख रहा है, और जो भी कंडीशन के अंदर कंटेंट है वो बैगनी कलर जैसा दिख रहा है, और बाकी स्ट्रिंग जितना भी वो सब हमें येलो कलर में दिख रहा है। इस कलर को अगर हमें चेंज करना हो तो हम यहाँ से कलर थीम पे गए, और कलर थीम से मैंने यहाँ पर मोनोकाई ले रखा है। मोनोकाई के अलावा यहाँ पर अलग अलग थीम आती है, जैसे हम चेंज करेंगे वैसे ही इसका थीम पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो जिसको जैसा पसंद आता है वो अपने हिसाब से इसको सेट कर लेता है। ये कुछ कुछ जो हमको क्या कहते हैं वो मिलता है एकदम बेसिक जैसा, उस तरीके का लेआउट हो गया। तो बहुत सारे लेआउट हैं इसमें जो तुम यूज कर सकते हो। विजुअल स्टूडियो का जो नॉर्मल वाला आता है, लाइट वाला, डिफ़ॉल्ट वाला, तो इसके अंदर कई सारे हैं। मैंने मोनो का इसलिए ले रखा है क्योंकि ये जो है सबलाइम टेक्स्ट का पहले मैं यूज करता था, तो वहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके से फॉन्ट बिहेवियर मिलता था, तो उसकी आदत पड़ चुकी थी, इसलिए मैं मोनो का यूज करता हूँ। इसके अलावा आइकन जो है, फाइल का आइकन, मतलब कि जब हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये पाइथन पे पाइथन का लोगो बनकर आ रहा है। ये एक रीड की फाइल है, इसलिए यहाँ पर आई का सिंबल बनकर आ रहा है। तो उसी तरीके से अगर हम आइकन को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से फाइल थीम आइकन चेंज कर सकते हैं कि मिनिमल कर दिया तो मिनिमल से क्या हो गया कि यहाँ पर छोटे छोटे आइकन बन गए, और जब हमने सिटी कर दिया तो विजुअल स्टूडियो के जो भी आइकन्स इसके अंदर इंस्टॉल्ड है वो हमको यहाँ पर दिखने लगते हैं उसी हिसाब से। इसके अलावा लास्ट जो है वो चेक अपडेट्स के लिए है। बाकी कुछ और चीज़ें जो हमें यहाँ टॉप के ऑप्शंस में मिलता है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा टर्मिनल। टर्मिनल क्या करता है, ये हमारे कोड को रन करेगा। अगर हम नॉर्मल पाइथन को रन करने की बात करें और हम अगर आईडी पे रन कर रहे हैं तो वहाँ पे तो हम डायरेक्ट क्या कॉन्सेप्ट मिलता है कि ट्रिपल एरो मिलता है, और उसके बाद में हम जो कोई लाइन ऑफ कोड लिख रहे हैं उसका आउटपुट हमको मिलता चला जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम विजुअल स्टूडियो के अंदर ही कोड को रन कर करके देखना चाहते हैं तो उस केस में क्या करना होगा, इस केस के अंदर बस यहाँ पर राइट साइड में टॉप पे एक ग्रीन का आइकन दिखता है। यही है टर्मिनल को ओपन करने का तरीका कि रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल। इस पर क्लिक करते ही ऑटोमेटिक नीचे एक हमको अभी टर्मिनल मिल जाएगा, और उस टर्मिनल में इनबिल्ट सीएमडी मिल जाएगा हमको, जिससे क्या होगा कि जो भी हम कोड लिख रहे हैं पाइथन का उसका आउटपुट हमको यहीं पर हाथों हाथ मिलता रहेगा। रन हुआ, दो लाइन हमने लिखी थी, एक हेलो पाइथन लिखा था और एक हेलो कंडीशन, हमको आउटपुट यहीं पर मिल गया। ये जो केस है इसके लिए यहाँ पर पाइथन हमको मीन्स पाइथन का कोड है इसलिए ये पाइथन मिल गया। यहाँ से हम नया ऐड कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं इसको, फिर दोबारा नया टर्मिनल खोलना चाहते हैं तो यहाँ से ओपन कर दें। इसके अलावा डिबग का कंसोल, मतलब कि
जब भी कोई कोड यहाँ पर हम लिख रहे हैं उसमें डिबगिंग करना चाहते हैं तो हम सीधे यहीं से कर सकते हैं। इसको हम आगे चल के देखेंगे। या फिर कोई कोड है उसका आउटपुट आ रहा है जनरेट होकर, तो वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि हमारा ज़्यादातर काम टर्मिनल पे हो जाएगा। इसके अलावा इनके इस कोड में कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं पर कोई वार्निंग नोटिफिकेशन आता है, तो उसका सजेशन तो हमें यहाँ पर मिलेगा कि हमारी फाइल में कितने नंबर ऑफ एरर हैं या कितने नंबर ऑफ वार्निंग है। साथ में उसका डिस्क्रिप्शन हमको यहाँ पर मिलेगा प्रॉब्लम्स के अंदर। इनके शॉर्टकट्स भी हैं, जैसे जब हम प्रॉब्लम पे गए या हम पहले टर्मिनल की बात करें तो टर्मिनल के लिए हमको जो शॉर्ट कोड मिलता है वो यहाँ से मिल जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप कीवर्ड के नीचे जो डैश का एक मार्क होता है वो। तो ये क्या हुआ, यहाँ से मिल गया। या हम टर्मिनल को स्प्लिट करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड कई सारे यहाँ पर हमको ऑप्शन मिल रहे हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम आगे चल के जितना भी लाइन ऑफ कोड लिखेंगे, रन करना होगा, उसको हम यहाँ से इजीली रन कर करके देख सकते हैं। तो अब अगर पाइथन का भी बेसिक या एडवांस के कोड को रन करना है तो यहाँ पर फाइल बना के रन करके चेक कर सकते हो। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कोड को रन करने का या यूज करने का? सबसे पहले तो जो भी एक फोल्डर बनाए, मान लो कि पाइथन बेसिक प्रैक्टिस कर रहे हो तो पाइथन बेसिक नाम से एक फोल्डर बना रखा है। उस फोल्डर को सबसे पहले यहाँ पर ओपन फोल्डर ऑप्शन से क्लिक करो और सिलेक्ट करके लाकर यहाँ पे रख लो। जैसे मैंने पूरा का पूरा डिजाइंगो ट्रेनिंग फोल्डर यहाँ पे लाके रख लिया। इसका फ़ायदा क्या है, यहाँ पे अभी 2 फाइलें हैं, आगे चल के 20-25 फाइलें हैं, तो मैं सीधे यहीं से उसको क्लिक करूँगा और यहाँ पर उस कोड को मैं रन करके देख लूँगा। नहीं तो बार बार एक एक फाइल को मैं ओपन करूँगा, ओपन विद फाइल से, तो वो सही तरीका नहीं होता है। तो ये तो बात क्या हो गई कि विजुअल स्टूडियो कोड जो है उसके बेसिक में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे और क्या क्या चीज़ें होती है। तो पाइथन का कोड रन करने के लिए हमने सेटअप कर दिया पाइथन एक्सटेंशन के थ्रू, और अब पाइथन का जो भी कोड हम यहाँ पर लिख रहे हैं उसको हम रन पाइथन से इजीली रन कर सकते हैं। और एक तरीका क्या है कि यहाँ से हमने कोड को रन किया, कोड यहाँ पर आ गया, तो CMD में एक फैसिलिटी होती है कि जब हम अप कर्सर को क्लिक करते हैं तो जो लास्ट वाला कमांड रहता है वो आ जाता है। तो यही वाली फाइल है जो हमको बार बार रन करनी है, तो यहीं से सीधे इसी को हमने चूज़ किया और एंटर कर दिया, तो इसका आउटपुट हमें हाथों हाथ यहीं से मिलता रहेगा। जितनी बार हम करेंगे उतनी बार हमको आउटपुट मिलता रहेगा। तो ये CMD का ही ऑप्शन है कि CMD में हम जितने भी नंबर ऑफ कमांड लिखे रहते हैं, अब कर्सर करने से वो हमको स्टेप बाय स्टेप मिलता चला जाता है। ये तो बात हुई कि हमारा जो VS कोड एडिटर है उसमें हम कैसे कोड को लिखेंगे और कैसे देखेंगे। अब हम बात करते हैं Django फ्रेमवर्क की। तो ये सारा कोड हमने यहाँ से हटा दिया और इसके साथ में ये 2 नॉर्मल छोटे छोटे कमेंट है उनको रहने देते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमने कल बात की थी प्रीवियस क्लास में कि हमारा Django जो है, Django फ्रेमवर्क ये फॉलो करता है MVT को। तो सबसे पहले हम MVT को अच्छे से समझ लेते हैं कि MV और T के अंदर हमको क्या क्या मिलेगा और Django के अंदर हमें इसके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ और फीचर्स मिलती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मॉडल की, क्योंकि सबसे पहला क्या है मॉडल है, तो मॉडल को हम मल्टीलाइन कमेंट में ले लेते हैं और एक नई लाइन से लेते हैं। तो मॉडल का काम हमें पता चल चुका है कि मॉडल के अंदर जितने भी डेटाबेस रिलेटेड वर्क होते हैं वो सारे के सारे मॉडल के अंदर जाते हैं, और जो भी वर्क बिहेवियर और स्ट्रक्चर होता है Django फ्रेमवर्क के अंदर मॉडल के लिए वो पहले से ही डिफाइन पड़ा हुआ है। सबसे अच्छी चीज़ क्या है Django के अंदर जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर नहीं देखने को मिलती है, वो है कि Django के अंदर जब हमको मॉडल का कोड लिखना होगा तो इसके अंदर ना हमको टेबल जाकर स्पेशली डेटाबेस के अंदर क्रिएट करने की ज़रूरत है, और ना ही टेबल के जो फील्ड नेम है और फील्ड नेम में कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स वो रिसीव करेगा ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि अगर हम PHP जो वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत पॉपुलर है उसकी बात करें तो हम चाहे जो फ्रेमवर्क ले लें,
हमको स्पेशली चाहे हम कोड के थ्रू क्वेरी लिखें या फिर हम डेटाबेस के अंदर जाके क्वेरी लिखें, हमको वहाँ पर टेबल को क्रिएट करने के लिए कितने नंबर ऑफ फील्ड होंगे, कौन कौन सा फील्ड कौन कौन सा डेटा टाइप एक्सेप्ट कर रहा है, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हम उसको दे रहे हैं कि कितना लेंथ वो एक्सेप्ट करे, वो सब हमें वहाँ पर पहले जाकर डिफाइन करना पड़ता है। तब हम पीएचपी के अंदर उन टेबल्स के अंदर जो भी यूज़र हमें डेटा दे रहा है ले जाके स्टोर कराते हैं, या फिर जो भी डेटा यूज़र को चाहिए है फेच करा के लाकर शो कराते हैं। लेकिन ज़ेंगो के अंदर हम जो कोड लिखते हैं उसी कोड के बिहाफ पे वो ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट करता है, उसके अंदर फील्ड भी क्रिएट कर देता है, तो वो सारा काम हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर हम मॉडल के अंदर बात करें तो सबसे पहली चीज़ हमको मिलती है मॉडल्स। इसके अंदर हमें कई सारे बने बनाए मॉडल्स मिलते हैं, फील्ड टाइप मिलते हैं, इंडेक्सेस का तरीका मिलता है, जैसे कि बहुत सारे मॉडल्स हमको मिलते हैं इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर हमको फील्ड टाइप मिलती है, जो मैंने अभी बात किया कि हम टेबल जाके बनाएंगे नहीं, टेबल ऑटोमेटिक मॉडल के कोड को लिखेंगे और उसी कोड के बिहाफ पे वो टेबल क्रिएट कर देगा डेटाबेस के अंदर। उसके लिए मॉडल्स के अंदर हमें मिलता है फील्ड टाइप्स, क्योंकि जाहिर सी बात है चाहे जो डेटाबेस हो उसके अंदर टेबल डिफाइन तो करना पड़ता है, या तो हम जाकर वहाँ पे क्वेरी के बिहाफ पे उसको डिफाइन करें, या फिर यहाँ पर जेंगो फ्रेमवर्क के अंदर पहले से ही उसके लिए सेटअप किया गया है, बस हमको फील्ड्स डिफाइन करनी है, उनको वो टेबल के अंदर एज अ कॉलम क्रिएट कर दिया करेगा। इसके अलावा इसके अंदर हमको मिलता है इंडेक्सेस, कि हम इंडेक्सेस फेच करना चाहते हैं, इंडेक्सेस बनाना चाहते हैं, हम आराम से बना सकते हैं। इसके अलावा एक होता है मेटा ऑप्शंस, तो मेटा ऑप्शंस भी हमको इसके अंदर ही मिल जाता है, उसके लिए हमें डेटाबेस तक जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जो ये सारा काम हम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है इसको करने के लिए कोई ना कोई तो क्लास होगी, तो उसके लिए हमें इसके अंदर मॉडल की क्लास मिल जाती है, जो कि ये सारा काम बहुत आसान कर देता है, जो हमें मॉडल के अंदर करना होता है। इसके अलावा इसके अंदर हमें बहुत सारे क्वेरी सेट बने बनाए मिल जाते हैं, जो अभी हम बात कर रहे हैं कि हम डेटाबेस के अंदर जाके सीधे क्वेरी लिखें, अलग अलग क्वेरी है उनको लिख लिख के वहाँ पर हम डिफाइन करें कि टेबल क्या है, उसमें कौन सी प्राइमरी की है, कौन सा कैसा डेटा है, क्या क्या है। वो अगर हम नहीं करना चाहते हैं तो ज़ेंगो के अंदर हमको अलग से ही मेकिंग क्वेरीज मिल जाती हैं, कि बनी बनाई क्वेरीज हैं, हम उनका यूज करें और अपना काम कर लें। उसके अलावा इसके अंदर हमें बहुत सारे क्वेरी सेट मिलते हैं, जो कि अलग अलग मेथड्स हैं, हम मेथड्स का यूज करेंगे और वो हमारा काम करेगा। इसके अलावा लुकअप एक्सप्रेशंस मिलते हैं, मतलब कि जैसे हम लाइक वगैरह का यूज करते हैं, जब हम क्वेरी लिखते हैं तो लाइक हो गया, वेयर कंडीशन वगैरह लगाते हैं कि हमको कुछ स्पेसिफिक टाइप की डिटेल चाहिए है, तो उस तरीके की डिटेल्स के लिए यहाँ पर हमें लुकअप के अलग अलग एक्सप्रेशंस मिल जाते हैं। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ना, इससे एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि हमको डेटाबेस तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, डेटाबेस का सारा काम इसमें पहले से ही प्री बिल्ट कर दिया गया है, कि हम नॉर्मली जैसे फील्ड डिफाइन करते हैं, क्योंकि हम अगर पीएचपी की बात करें तो वहाँ पर डेटाबेस भी क्रिएट कर रहे हैं, उसके फील्ड भी क्रिएट कर रहे हैं, और उसके फील्ड पे क्या डेटा ले जाना है वो भी हम अलग से पूरा डिफाइन करते हैं, तो दो सेपरेटली अलग अलग काम करते हैं, कि टेबल अलग से बना रहे हैं, टेबल के फील्ड में डेटा ले जाने के लिए अलग से क्वेरी भी लिख रहे हैं। पाइथन के अंदर ज़ेंगो फ्रेमवर्क क्या कहता है कि आप अलग से डेटाबेस के अंदर टेबल में फील्ड मत क्रिएट करने जाओ, जो आप अपने कोड में अलग अलग फील्ड डिफाइन कर रहे हो, यूनिक फील्ड डिफाइन कर रहे हो, उन्हीं फील्ड को मैं उठा के टेबल बना के उसके अंदर कॉलम बना दूंगा, तो उसके लिए ये हमको मिल रहे हैं क्वेरी सेट्स। इसके अलावा हमको मिलता है मॉडल इंस्टेंस, बने बनाए इंस्टेंस, तो इसके लिए हमें क्या मिल रहे हैं, इंस्टेंस मेथड्स मिल रहे हैं। इसके अलावा इसी इंस्टेंस से हम बहुत सारे एक्सेसिंग रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आया, मतलब कि क्लासेस बनी पड़ी हैं, मेथड्स बने पड़े हैं, हम उनको एज अ ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट पड़ रही है उस हिसाब से हम ऑब्जेक्ट का नाम देके उसको यूज करेंगे। इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज माइग्रेशन, कि
हम यूज कर रहे हैं किसी को, कोई दूसरा डेटाबेस है, हम किसी दूसरे डेटाबेस में जाना चाहते हैं, तो कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डेटाबेस चेंज करने में बहुत तकलीफ होती है। लेकिन पाइथन के अंदर हमको, जैसे पीएचपी की अगर बात करें तो पीएचपी में हमको जैम्प सर्वर मिलता है, और जैम्प सर्वर जब मिलता है तो उसके साथ में हमको पीएचपी माई एडमिन मिलता है। अगर हमको अलग से सेटअप करना है माई सीक्वल सर्वर का, तो उसके लिए हमें बाकायदे अलग से सेटअप करना पड़ता है। लेकिन Django फ्रेमवर्क के अंदर हमको 5 अलग-अलग डेटाबेस मिलते हैं। हम कोई भी क्वेरी किसी की भी लिखें वो ऑटोमेटिक ले लेगा। तो इसका फ़ायदा क्या है कि जैसे हम पीएचपी के अंदर हैं तो एक टाइम पे किसी एक ही डेटाबेस का यूज़ कर सकते हैं। जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं पीएचपी के अंदर उसमें हम एक टाइम पे ज़्यादातर एक ही डेटाबेस का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पाइथन के अंदर Django फ्रेमवर्क में हम एक साथ 5 अलग-अलग डेटाबेस का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि माइग्रेशन एक्चुअल में होता कैसे है। इसके अलावा इसके बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, तो उन ऑपरेशंस को हम पढ़ेंगे। इसके अलावा स्कीमा एक होता है, तो हम स्कीमा एडिटर को भी देखेंगे कि स्कीमा एडिटर जो है वो वर्क कैसे कर रहा है। इसके अलावा हम अलग-अलग माइग्रेशन राइटिंग करेंगे, तो दैट मीन्स की राइटिंग माइग्रेशन। ये तो माइग्रेशन के लिए हुआ। इसके अलावा कुछ हमें एडवांस कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं मेथड के अंदर, सॉरी मॉडल के अंदर। तो एडवांस में हमें क्या मिलता है कि अलग-अलग हमको मैनेजर्स मिलते हैं इसके अंदर, जो कि मॉडल्स के कॉन्सेप्ट्स को मैनेज करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर रॉ एसक्यूएल मिलता है। रॉ एसक्यूएल का मतलब क्या हुआ कि हम बेसिक टाइप की जो क्वेरी लिखते हैं उस तरीके की क्वेरीज भी इसके अंदर हम लिख सकते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उन तरीके की भी क्वेरीज को बहुत इजीली ये मेंटेन करता है। इसके अलावा मर्जिंग के लिए एग्रीगेशंस वो भी हम मॉडल के अंदर कर सकते हैं एडवांस कॉन्सेप्ट्स में। सर्चिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी वेब डेवलपमेंट का, वो भी यहाँ पर हमको मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे कस्टम फील्ड्स होते हैं जो हम यहाँ पर बना सकते हैं अपने मन मुताबिक। ये हमको फ्रीडम Django के अंदर मिलता है। उसके अलावा अभी हमने बात की कि मल्टीपल डेटाबेस हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये सारा एडवांस कॉन्सेप्ट्स के अंदर आएगा। उसके अलावा कस्टम लुकअप्स भी हम बना सकते हैं। जो हमको बने बनाए लुकअप्स मिल रहे हैं वो तो हमको Django दे रहा है, लेकिन उसके अलावा अगर हम अपने मन मुताबिक बनाना चाहते हैं तो वो चीज़ भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। उसके अलावा क्वेरी एक्सप्रेशंस भी हमको यहाँ पर मिलता है। क्वेरी यानी कि नॉर्मल क्वेरी हम जो लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वगैरह वगैरह करके, या फिर कंडीशनल जो हम बनाते हैं, कंडीशनल एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा डेटाबेस के बहुत सारे फंक्शंस हमको मिलते हैं एडवांस फीचर के अंदर, और इसके अलावा हमको इसके अंदर एसिंक्रोनस सपोर्ट भी मिलता है। ये एक और फीचर है। एडवांस के अलावा कुछ अदर फीचर्स भी हैं जो हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसके जो सपोर्टेड डेटाबेसेस हैं, जो हम आगे चल के बात करेंगे कि कौन से वो 5 डेटाबेस हैं जो कि यहाँ पर सपोर्ट करता है। उसके अलावा डेटाबेस के अंदर सबसे मेन चीज़ होती है ऑप्टिमाइज करना डेटाबेस के एक्सेस को, क्योंकि जब डेटाबेस का साइज बढ़ने लगता है तो हमारा वेब डेवलपमेंट का रिस्पांस जो है वो धीरे धीरे स्लो होने लगता है। तो इसके अंदर हमें डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन भी मिलता है। इसके अलावा एक डेटाबेस जो है पोस्टग्रेसक्यूएल एसक्यूएल, इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हमको यहाँ पर अलग से मिलते हैं, क्योंकि कोई भी फ्रेमवर्क होता है वो किसी एक डेटाबेस को स्पेशली ट्रीट करता है। तो पोस्टग्रेसक्यूएल के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हमको यहाँ पर अलग से मिलते हैं। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट किसका होगा? केवल और केवल मॉडल का।
इसके अलावा दूसरी चीज़ जो है वो है हमारा व्यू का लेयर, कि व्यू के अंदर हमें क्या मिलता है। हमने प्रीवियसली बात की थी कि नॉर्मल जो फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट होता है उसमें एमवीसी मिलता है, तो जो वहाँ पर कंट्रोल वाला काम होता था वो यहाँ पर व्यू करता है। तो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो है व्यू का, और यहाँ पर जो व्यू है, सो जो स्पेशल फीचर्स मिल रहे हैं उसमें जो दूसरी कड़ी है वो है व्यू की, और ये व्यू एक्चुअल में कंट्रोलर है, जो कि हम अगर नॉर्मल थ्योरी पढ़ने जाएं कहीं पर कि व्हाट इज एमवीसी फ्रेमवर्क, तो वहाँ पर जो कंट्रोल वाला काम होता है वो ज़ैंगो के अंदर व्यू नाम के फोल्डर के अंदर होता है। तो जैसे अभी हमने बात की मॉडल के फीचर्स की, वैसे ही जो व्यू है दैट मीन्स कि हमारा पाइथन लैंग्वेज जो कॉन्सेप्ट्स क्रिएट करेगा, लॉजिक क्रिएट करेगा, उसके क्या क्या काम हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ क्या है कि इस व्यू के बेसिक्स, और बेसिक्स के अंदर हमें क्या मिलता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन। सारी जितनी भी क्या कहते हैं फ्रेमवर्क्स मिलते हैं उनके अंदर स्पेशली यूआरएल को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है। तो वैसे ही पाइथन में ज़ैंगो फ्रेमवर्क जो है इसमें यूआरएल जो है वो बहुत ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्टेडली यूज किया जाता है। बिना हम यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन किए किसी भी फाइल को क्रिएट कर ही नहीं सकते हैं। दैट मीन्स कि जो हमने प्रीवियसली बात की थी कि एक्चुअल में वर्क क्या हो रहा है, एक टेम्पलेट और एक मॉडल के बीच में, मतलब कि जो एक HTML का पेज है वहाँ पर यूजर इंटरेक्ट कर रहा है और जो भी इंफॉर्मेशन वो दे रहा है उसको डेटाबेस में स्टोर करा रहा है, इन दोनों का कम्युनिकेशन करा रहा है व्यू, मतलब कि हमारी पाइथन लैंग्वेज। तो इसके लिए व्यू फोल्डर जो है इसके अंदर हमको सबसे पहले यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है कि HTML की कौन सी फाइल है और वो कंट्रोलर में दैट मीन्स कि पाइथन के व्यू में किसके साथ जुड़ा हुआ है, ताकि उसके बिहाफ पे हम आगे मॉडल का काम कर सकें और मॉडल को रेफरेंस दे सकें। तो उसके लिए हमको यहाँ पर बेसिक में सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है यूआरएल कॉन्फ़िगरेशंस। उसके अलावा व्यू के हमको बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस मिलेंगे जिनका हम यूज करेंगे। उसके साथ में ही हमको बहुत सारे शॉर्टकट्स भी मिलेंगे इसमें। और इसके अलावा डेकोरेटर्स एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो भी हमें यहाँ पर मिलेंगे। ये हुआ बेसिक का। इसके अलावा अगर हम बात करें रेफरेंसेस की, तो रेफरेंसेस के अंदर हमको बहुत सारे बिल्ट इन व्यूज़ मिलेंगे, मतलब कि बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स मिलेंगे, क्लासेस मिलेंगी जिनका कि अपना अलग अलग काम होगा। जैसे कि हम सारा काम क्यों कर रहे हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पांस के लिए। तो ये रिक्वेस्ट और रिस्पांस जो है इसके लिए हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाने रहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है हम फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं तो पहले से ही व्यू में पेरेंट क्लास डिफाइन होगा जिसको कि हम यूज करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट से रिस्पांस लेने के लिए यहाँ पर हमें टेम्पलेट रिस्पांस नाम का ऑब्जेक्ट मिलता है, जिसके थ्रू कि हम टेम्पलेट मतलब कि HTML पेजेस से रिस्पांस लेंगे। जब रिस्पांस मिलेगा उसी को तो हम आगे पास करेंगे डेटाबेस को। तो उसके लिए यहाँ पर हमें टेम्पलेट रिस्पांस ऑब्जेक्ट मिलता है। इसके अलावा बात करते हैं फाइल अपलोडिंग की। फाइल अपलोड्स के लिए यहाँ पर हमें क्या मिलता है, फाइल के ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं जिनका हम यूज करते हैं। जैसे कि बेसिक पाइथन में हम फाइल ओपन करते हैं, रीड राइट करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, उसी के लिए यहाँ पर हमें फाइल का ऑब्जेक्ट्स मिलता है जो कि बनी बनाई क्लासेस हैं और हम उनका यूज करके अपना काम कर रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे बिल्ट इन डिस्प्ले व्यूज़ बने पड़े हैं जिनका यूज करके हम अपने काम को और आसान करेंगे। इसी के अलावा और कई सारे जो हैं बिल्ट इन एडिटिंग व्यूज़ भी पड़े हुए हैं जिनको हम आगे चल के देखेंगे। और इसके अलावा API रेफरेंसेस, मतलब कि जैसे हम
किसी थर्ड पार्टी से कोई चीज़ फेच करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम एपीआई का यूज करते हैं। एपीआई का कॉन्सेप्ट पीएचपी में भी देखा होगा, तो पीएचपी जो है वहाँ पर भी एपीआई या जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनके अंदर अंदर कभी भी हम थर्ड पार्टी साइट से अगर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो हमारे पास सिंगल माध्यम होता है, एपीआई के थ्रू हम डेटा पास करते हैं, वो भी देखेंगे। उसके अलावा चौथी चीज़ हम देखेंगे कि क्लास बेस्ड एक चीज़ यहाँ पर मिक्सअप हो गई कि फाइल अपलोड्स जो है फाइल ऑब्जेक्ट्स तो हम देखेंगे, और ये जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। फाइल ऑब्जेक्ट्स जो है एक्चुअल में फाइल ऑब्जेक्ट था, तो मैंने क्लास के जो बेसिक व्यूज़ होते हैं वो मैंने बता दिया। फाइल ऑब्जेक्ट्स होगा हमारे पास। इसके अलावा जो स्टोरेज करने के लिए एपीआईज होती हैं कि हम किसी भी तरीके की फाइल मिल रही है, ऑडियो, वीडियो, इमेज हो गई, या क्या कहते हैं डॉक फाइल हो गई, एक्सेल सीट की फाइल हो गई, उसको स्टोर करने के लिए स्टोरेज एपीआईज मिलती हैं हमको। इसके अलावा हमको अलग से मैनेजिंग फाइल्स के लिए मेथड्स ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, और कुछ कस्टम स्टोरेज भी हमको मिलता है इसके अंदर, फाइल अपलोड्स के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें फाइल बेस्ड व्यूज़ की, सॉरी क्लास बेस्ड व्यूज़ की, तो क्लास बेस्ड व्यू के अंदर हमको बिल्ट इन डिस्प्ले व्यूज़ मिलता है कि हम अगर कोई चीज़ दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले से ही बनी बनाई डिस्प्ले व्यूज़ हमको मिल जाती है। इसके अलावा कुछ बिल्ट इन एडिटेड वाली मिलती है आपको। सो सो क्लास बेस्ड के अंदर हमको बिल्ट इन डिस्प्ले व्यूज़ मिलता है, व्यूज़ की स्पेलिंग ठीक है। इसके अलावा हमको यहाँ पर बिल्ट इन एडिटिंग का भी फैसिलिटी मिल जाती है कि हम बिल्डिंग एडिटिंग व्यूज़ बना लेते हैं। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे एपीआई के रेफरेंसेस हमको मिलते हैं क्लास बेस्ड व्यूज़ के लिए। और इसके अलावा हम आगे अगर चलें तो आगे हमको कुछ एडवांस फीचर्स मिलते हैं, जैसा कि हमको मेथड के अंदर मिला है, मॉडल के अंदर मिला है। तो एडवांस केस के अंदर हमको क्या मिलेगा, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जनरेटिंग CSV फाइल। डेटाबेस जैसे कि बहुत सारे हम यूज केस बनाते हैं, यूज़र की डिटेल्स हमने डेटाबेस में स्टोर करके रखी है, और एडमिन को क्या चाहिए कि वो डिटेल्स जो है स्पेसिफिक टाइप की डिटेल का CSV फॉर्मेट डाउनलोड करके रिपोर्ट देख सके। तो उसके लिए हमको ज़ेंगो के अंदर CSV फाइल जनरेट करने के लिए बाकायदे ऑब्जेक्ट मिलता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम कर सकते हैं। और यही सेम केस हम PDF फाइल के साथ भी कर सकते हैं। इसके अलावा व्यू के अंदर कुछ हमें मिडिल वेयर्स मिलते हैं। मिडिल वेयर में क्या मिलता है, हमें कुछ बिल्ट इन मिडिल वेयर क्लासेस मिल जाती हैं जिनका हम यूज करके देखेंगे। ये तो बात हो गई व्यू की, और एट द लास्ट हमारे पास आता है टेम्पलेट, MVT का लास्ट फोल्डर और लास्ट कॉन्सेप्ट। MVT हमने पहले बात की हुई है कि MVT क्या करेगा। MVT जो है HTML या व्यू HTML CSS का जो भी वर्क होता है, जो भी यूज़र को दिखता है, वो सारा का सारा काम टेम्पलेट के अंदर जाएगा। तो टेम्पलेट के अंदर हमको बहुत सारा काम नहीं करना होता है, क्योंकि टेम्पलेट क्या है, एक माध्यम है यूज़र से इंटरेक्ट करने का। तो इसके अंदर हमको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं जिसको हम देखेंगे कि कैसे इंटरेक्शन होता है, और कैसे हम डेटा को यहाँ से वहाँ पास ऑन कर रहे हैं कि एक यूज़र ने हमको डिटेल दी है टेम्पलेट से, उस टेम्पलेट के डेटा को हमको व्यू को देना है, और व्यू उसको एनालाइज करने के बाद में मॉडल को पास ऑन कर देगा। उसके अलावा फॉर डिजाइनर्स, जो कि मतलब कि जो भी HTML के पेज डिजाइन कर रहा है, इसके अलावा जो डिज़ाइनर होगा जो कि HTML के पेजेस बनाएगा यूज़र के लिए, उसके लिए यहाँ पर कुछ लैंग्वेजेस के ओवरव्यूज हम पढ़ेंगे।
ओवरव्यूज पढ़ेंगे और इसके अलावा कुछ हमको यहाँ पर बिल्ट इन टैग्स मिलते हैं एंड फिल्टर्स मिलते हैं जिनका हम यूज करेंगे। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है टेम्पलेट के अंदर वो मिलता है कि डिजाइनर के अलावा जो काम प्रोग्रामर के लिए होगा कि प्रोग्रामर कैसे एक HTML पेज से डेटा को लेगा और उसको आगे पास करेगा व्यू को। तो इसके लिए हमें यहाँ पर टेम्पलेट की API मिलती है। इसके अलावा कुछ कस्टम टैग हमको मिलते हैं प्रोग्रामर्स के लिए एंड कुछ फिल्टर्स मिलते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या है कि ये बहुत सारे मेथड्स, ऑब्जेक्ट, क्लासेस, फैसिलिटीज, APIs जो हैं ये मॉडल, व्यू और टेम्पलेट के अंदर हमको मिल रहा है जिसके थ्रू हम अपना पूरा का पूरा ज़ेंगो का वर्क करेंगे। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है वेब डेवलपमेंट के अंदर वो होता है फॉर्म्स, क्योंकि सबसे पहले जो डेटा को गेट करने का तरीका होता है वो होता है फॉर्म। फॉर्म कुछ भी हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो, लॉगिन फॉर्म हो, इंफॉर्मेशन फॉर्म हो या क्या कहते हैं किसी सर्वे का फॉर्म हो। एक्चुअल में वो फॉर्म ही सबसे पहला माध्यम होता है जिससे कि हमको डेटा मिलता है। तो अगर हम फॉर्म्स की बात करें तो हमको ज़ेंगो के अंदर हमको अलग से फॉर्म्स मिलते हैं और फॉर्म्स की फैसिलिटी मिलती है जिसके अंदर कि हम आसानी से डिटेल्स को रिसीव या उनके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो इसके अंदर पहला तो क्या है कि कुछ बेसिक्स हमको कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं जैसे कि फॉर्म के बने बनाए API मिलते हैं जिसके थ्रू हम आसानी से डेटा को गेट कर सकते हैं, या बहुत सारे बिल्ट इन हमको फील्ड मिलते हैं, मतलब कि जो फील्ड्स हम फॉर्म के अंदर बनाते हैं वो हमको ज़्यादातर बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जो कि हम बार बार बनाते हैं। नेम हो गया, ईमेल हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, इस तरीके के फील्ड्स हमको यहाँ पर बने बनाए मिल जाते हैं। इसके अलावा हमें बिल्ट इन कुछ फील्ड्स मिल जाते हैं जो कि आसान कर देते हैं हमारे काम को, और इसी तरीके से कुछ बिल्ट इन हमको विजेट्स भी मिलते हैं। विजेट्स मतलब कि कुछ बने बनाए जैसे कि क्या कहते हैं, जैसे हम देखते हैं कि कुछ रेशियो कम ज़्यादा करना है, कुछ परसेंटेज दिखाना है, उस तरीके के हमको परसेंटाइल वगैरह दिखाने के लिए अलग अलग बने बनाए विजेट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा कुछ हमको एडवांस कॉन्सेप्ट भी मिलते हैं। एडवांस में क्या मिलेगा हमें फॉर्म के अंदर कि हम फॉर्म्स जो डायरेक्ट हम बना रहे हैं ये डायरेक्ट मॉडल के हिसाब से ही बनाएंगे। इसी की वजह से होगा क्या कि हम टेबल डायरेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, वो होगा क्या, जो हम फॉर्म बना रहे हैं वो मॉडल के हिसाब से बनाएंगे तो मॉडल उस फॉर्म के ही फील्ड्स को उठाकर टेबल क्रिएट कर देगा उसी के बिहाफ पर। तो हमारे टेबल वाला काम पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर इंटीग्रेटिंग मीडिया मिलता है हमको। मीडिया फाइल जो है जैसे कि कोई भी फाइल, इमेज, ऑडियो, वीडियो, वो सब का सब किस में आ जाता है, मीडिया में। तो अगर PHP में देखो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ENC टाइप लेते हैं, मल्टी मीडिया। तब हम फॉर्म के अंदर इमेज वगैरह यूज कर रहे हैं तो उसको हम आगे पास ऑन कर सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमें इंटीग्रेटेड मीडिया कॉन्सेप्ट मिल जाता है फॉर्म के अंदर। उसके अलावा इसके अंदर हमको फॉर्म्स के सेट मिलते हैं, अलग अलग सेट मिल जाते हैं कि किस तरीके का फॉर्म आपको बनाना है, तो उसमें से अगर कोई सूटेबल पड़ रहा है तो हम सीधे उसका यूज कर सकते हैं। इसके साथ में जब हम फॉर्म की बात करते हैं तो वहाँ पे एक मेजर चीज़ होती है वैलिडेशन। कई लोग वैलिडेशन के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं, jQuery का यूज करते हैं, या अगर कोई फ्रेमवर्क का यूज किया जा रहा है तो उसके अंदर
कुछ वैलिडेशन के लिए मेथड्स और ऑब्जेक्ट्स हमको मिल जाते हैं। तो वैसे ही हमको Django के अंदर भी कस्टमाइजिंग वैलिडेशन मिलता है कि हम अपने हिसाब से वैलिडेशन जो है उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ये तो पूरा का पूरा अभी क्या केस हुआ कि ठीक है, हम मॉडल व्यू और टेम्पलेट के अंदर क्या क्या देखेंगे, क्या क्या है इसके अंदर, क्या क्या चीज़ें कैसे Django को आसान करता है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं फॉर्म की, तो फॉर्म के अंदर अगर हम एक यूज़र फॉर्म बना रहे हैं तो उसके लिए Django हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहा है और क्या क्या मेथड्स हैं, ये भी हम देखेंगे। इसके अलावा अब कल के लिए हमारे पास क्या है कि इसके अंदर डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोसेस मिलते हैं। Django के अंदर हमको एडमिन जो है वो बना बनाया मिलता है। तो एडमिन की साइट, एक्शन, उसके अलावा सिक्योरिटी के बहुत सारे मेथड्स मिलते हैं, वो क्या हैं। और इसके अलावा हमको इसके अंदर इंटर यानी कि ग्लोबली और लोकली सेट करने के लिए बहुत सारे यूज केस और फॉर्म्स इनपुट और टाइम जोन वगैरह मिलता है, वो देखेंगे। इसके अलावा Django का परफॉर्मेंस और ऑप्टिमाइजेशन ओवरव्यू क्या है, ये चीज़ देखने के बाद में जो हमारा वेब एप्लीकेशन टूल होगा, उस वेब एप्लीकेशन जब हम वेब एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसके अंदर जो टूल्स होते हैं उसके लिए हमें कॉमन क्या क्या मेथड मिलते हैं हम उसको एक बार देखेंगे। और उसके अलावा Django की कुछ कोर फंक्शनलिटीज़ जो हैं उसको एक बार हम देखेंगे। इसके बाद में फिर हमारा एक्चुअल वर्क चालू होगा कि हम वन बाय वन हर एक चीज़ को पहले थियोरेटिकली समझेंगे। जब थियोरेटिकली उसको हम एक बार समझ लेंगे, इसके बाद में हम उस पर वर्क करना चालू करेंगे। तो आज का तो यही है कॉन्सेप्ट और इतना ही हमको देखना था। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो तो पूछ लो।